लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो आज के हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैटेगरी वाइज, सेक्टर वाइज कितना है। सो एवरीबडी नोज कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो देर आर थ्री टाइप ऑफ सेक्टर्स जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है बच्चों। इट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। जहां पे हम ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्टर। एंड जहां पे हम सर्विसेज की बात करते हैं तो इट इज नोन एज टर्शरी सेक्टर। तो तीनों सेक्टर्स के बारे में तो सबको पता है। तो 49% एम्प्लॉयमेंट जो आपको यहां नजर आ रहा है, मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो कहां पे है? प्राइमरी सेक्टर। अब एग्जाम में हो सकता है आपको ये डेटा लिख के आ जाए इन्वर्टेड कॉमर्स में और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रीजन फॉर द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टू 49% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहला रीजन आप क्या लिखेंगे भाई? पॉपुलेशन। इज दैट क्लियर? तो पॉपुलेशन सबसे पहला रीजन है। एंड रूरल बेस। तो यहां पे दो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो पहला रीजन, वाई सो कॉल्ड 49% पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर। तो आप यहां पे लिखेंगे मेजॉरिटी रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया की जो रूरल एरिया में है। सेकेंड, यू कैन राइट अनस्किल्ड। थर्ड, यू कैन राइट अटैच्ड टू होम। गॉट इट? तो ऐसे मल्टीपल रीजंस आप लिख सकते हैं, मैंने दो तीन आपको बता दिए। So just see here, 64% people in rural areas are working in primary sector and 7% in urban. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको क्या नजर आ रहा है? सर एक तरफ आप बोल रहे हैं 49% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, एक तरफ आप बोल रहे हैं 64 and 7। 64 और 7 को टोटल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 71। तो ये 49 कैसे हो गया? यहाँ पे क्या लिखा है? मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद अबाउट 49% ऑफ वर्कफोर्स। कहने का मतलब जितना हमारा वर्कफोर्स है, ध्यान से सुनिएगा, आपने वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात की थी, याद आया? जो मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था। 145 करोड़ की जनसंख्या में 45 करोड़ लोग काम करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि भाई इस 49% का मतलब क्या है, तो ये जो 45 करोड़ लोग हैं, इसके 49% सिर्फ और सिर्फ कहां जॉब कर रहे हैं? आंसर, प्राइमरी सेक्टर। तो चलिए एक कोरिलेशन भी ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। 45 करोड़ का 49% इज हाउ मच चिल्ड्रन? डू टेल मी। लगभग आधा हो गया मान लीजिए। तो 45 करोड़ का 49% लगभग 22.05 करोड़। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो अगर कुल देश में फॉर एग्जाम्पल 45 करोड़ लोग काम करने वाले हैं, तो अकेले 22 करोड़ लोग कहां पे काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। अब यहां पे इसका 64% गांव में है और 7% शहर में है। अब बच्चे कहेंगे सर शहर में खेती कहाँ होगी? खेती नहीं होगी। वो फूलों की खेती वगैरह, हॉर्टिकल्चर वगैरह ये सब कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह ये सब शहर में हो सकता है। गांव में इसके साथ साथ गेहूं की फसल, चावल की फसल ये भी हो सकती है। तो 22 पॉइंट यू कैन से 05 का 64%, दैट इज लगभग 14 करोड़ लोग काम कहां पे करते हैं? गांव वगैरह में। और 7% बच्चों, दैट इज लगभग 1.5 करोड़ लोग काम करते हैं अर्बन एरिया में। और सर बाकी कहां पे हैं? बाकी अनडिफाइंड है। कहने का मतलब वो एरियाज ना अर्बन होंगे ना रूरल होंगे, सेमी अर्बन बोल सकते हैं आप, सेमी रूरल बोल सकते हैं। तो आई होप सो ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? क्लियर? चलिए, तो इसको सबने अपडेट कर लिया होगा आई होप सो। कैलकुलेशन इज अंडरस्टूड वेल। चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सर्विस सेक्टर, 27% सारे काम करने वाले जो लोग हैं उसका 27% पीपल वर्क इन सर्विस सेक्टर। अब यहां पे देखिए एकदम उल्टा है। तो मैं यहां पे पहले लिख लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी सेक्टर की बात करें, कितने परसेंट लोग इंप्लॉयड है बच्चों? 49%। जिसमें रूरल एरिया में क्या परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने देखा था? रूरल एरिया का एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज क्या था बच्चों? आंसर 40 ना, रूरल का नहीं, प्राइमरी का 49 था। 64% आर वर्किंग इन रूरल एंड चिल्ड्रन। अर्बन एरिया में इट वाज जस्ट 7%। याद आया?
अर्बन एरिया में इट वाज 7%। अब अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर की, तो टर्शरी सेक्टर में आपको टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना नजर आ रहा है? 27%। अब देखिए यहां पे उल्टा है। जब हम प्राइमरी की बात कर रहे थे तो मोर पीपल वर एम्प्लॉयड इन रूरल एरिया चिल्ड्रन और अर्बन एरिया, रूरल एरिया। बट अगर टर्शरी सेक्टर की बात करें तो रूरल एरिया में 15% लोग हैं, 60% लोग कहां पे एम्प्लॉयड हैं? अर्बन एरिया। कॉमन सेंस की बात है, बताने की कोई जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है चिल्ड्रन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रूरल एरिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आपको ज्यादा मिलेंगी, इसलिए प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन वहां पे ज्यादा था। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। तो एकदम कॉन्ट्रास्ट है। यू विल फाइंड लेस पीपल वर्किंग इन टर्शरी एरिया। वाई? रीजन क्या है भाई? बिकॉज सॉरी सर्विस सेक्टर। रीजन क्या है? बहुत सिंपल सा रीजन है। द रीजन इज कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको नजर आते हैं टर्शरी सेक्टर में काम करते हुए, बिकॉज दिस सेक्टर इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली इन अर्बन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रूरल एरिया में आपको इस तरह का कोई भी एम्प्लॉयमेंट नजर नहीं आएगा। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? तो याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा रूरल में और कम अर्बन में, टर्शरी में ज्यादा अर्बन में और कम रूरल में। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो इसको अपडेट कर लीजिए झटपट फास्ट। तो रीजन लिख दीजिए व्हाई लेस एम्प्लॉयमेंट इज इन प्राइमरी सेक्टर। पहला, रिक्वायर्स स्किल। सेकंड, एजुकेशन। थर्ड, अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास स्किल है तभी आपको टर्शरी सेक्टर में जॉब मिलेगा, एल्स आपको टर्शरी सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगा। यू नीड टू गेट नेसेसरी एजुकेशन फॉर डूइंग जॉब इन टर्शरी सेक्टर। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। नॉन सर्टिफाइड अनस्किल्ड लोगों को एन रख सकते हैं। मोर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन अर्बन एरिया। आई रिपीट, मोर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन अर्बन एरिया, तभी आपको वहां पे जॉब मिलेगा सो कॉल्ड टर्शरी सेक्टर में। देयर आफ्टर फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे सो कॉल्ड टर्शरी सेक्टर में जॉब्स होते हैं वो अर्बन एरिया में ही ज्यादा है, रूरल एरिया में दे आर अवेलेबल इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी यू कैन से। और यही रीजन है कि आपको अर्बन एरिया में ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगा सर्विस सेक्टर में एज कंपेयर्ड विद रूरल एरिया। पॉइंट्स हैव बीन नोटेड बाय ऑल? समझ में आ गया सबको? चला जाए आगे। शुड आई क्लियर द स्क्रीन? चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी सेक्टर। चलिए बच्चों, अब ध्यान देने वाली बात है कि भाई सेकेंडरी सेक्टर की कहानी क्या है। चलो भाई आ जाओ सेकेंडरी सेक्टर की कहानी पे। तो सेकेंडरी सेक्टर कंट्री का टोटल कितना एम्प्लॉयमेंट करता है? द आंसर इज 24%। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी। इट एम्प्लॉयज 24%। तो भाई 49, 24, 27 हो गया लगभग 100%। हो गया 100%। और यहां पे भी अगर हम बात करें रूरल और अर्बन एरिया की, तो क्या क्लासिफिकेशन है? लेट्स सी दिस। चलिए मार्किंग कर लेते हैं। तो आप ऐसे ही लिख लीजिए रूरल जैसे पहले लिखा था, एंड देन राइट अर्बन। चलो, सो सेकेंडरी सेक्टर में आपको रूरल एरिया में मिलते हैं सिर्फ 20% लोग काम करने वाले। व्हाट परसेंटेज यू विल फाइंड इन अर्बन एरिया इज 35%। तो मोर पीपल आर बीइंग फाउंड वेयर टू वर्क इन अर्बन एरिया चिल्ड्रन, डेफिनेटली सॉरी सेकेंडरी सेक्टर डेफिनेटली इन अर्बन एरिया। वाई? भाई फैक्ट्री तो अर्बन एरिया में ही लगेगी, गांव देहात में फैक्ट्री सर क्यों नहीं लग सकती? कॉमन सेंस की बात है। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां पे, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द रीजंस दैट मोर एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल इन अर्बन एरिया एज कंपेयर्ड विद रूरल एरिया विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी सेक्टर, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन, सेकेंड इज transportation, third is skilled labor. Multiple points could be like this. तो जितनी आप ज्यादा रीडिंग करेंगे टेक्स्ट बुक से, पॉइंट्स वगैरह आप सब लिख पाएंगे उससे। तो दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच वी फाइंड कि सेकेंडरी सेक्टर अर्बन एरिया में ज्यादा है और रूरल में कम। तो याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा कहां पे है? रूरल में। टर्शरी एज वेल एज सेकेंडरी सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगा आपको? अर्बन एरिया में।
तो अर्बन एरिया में टर्शियरी और सेकेंडरी ज्यादा है, टर्शियरी और सेकेंडरी ज्यादा, और रूरल में कम। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, if 20% of the people are employed in rural area in comparison with 24% of the overall employment in secondary sector, calculate the percentage of people employed। 24% पूरे देश के काम करने वाले लोग किस सेक्टर में काम करते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। उसके 20% कहां काम करते हैं? रूरल एरिया में। मतलब 4.8% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर में, गांव में काम करता है। ये मैथ समझ में आएगी नहीं आई? 24% का 20%। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? ये इस बार सीबीएसई ने कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, तो थोड़ी मैथ्स भी आपको आनी चाहिए वहां पे, सिंपल प्लस माइनस परसेंटेज। फाइन, चलिए, जिसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। लिख दिया सबने भाई? चलो लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पे ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये 2011-12 का एनालिसिस है, क्योंकि उसके बाद सेंसस हुआ नहीं था। तो ये टाइम पास है, आप इसको बुक में तो देख ही लेंगे, नोट्स में ऑलरेडी इट इज विद यू। बट मैं आपसे बोलूंगा कि कम से कम 2023-24 का लेटेस्ट डेटा भी एग्जाम में लिख के आए। वॉट इट क्लियर? अगर रूरल अर्बन मैन वेमेन के हिसाब से ना लिख पाए तो कम से कम टोटल तो आपको आना ही चाहिए। तो एग्जाम में वैसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अगर लर्न कर लेंगे तो आप ही का फायदा है। और 2-4 बार भी अगर पढ़ोगे हर 1-2 दिन में, तो भी याद हो जाए, कोई बहुत टफ नहीं है। लॉजिक समझ में आ गया? अब आपसे यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है, ये चार्ट दे देंगे या क्वेश्चन मार्क बना देंगे, पूछेंगे व्हाट is the categorization or percentage of people working in tertiary sector in rural area। तो भाई 100 में से दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द excess of workforce employed in rural sector in primary sector over secondary sector। तो यहां भाई 64.1 है, 20.4 है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 43.7 आ जाएगा। अंडरस्टूड दिस? तो ऐसे क्वेश्चन इस साल 25 के पेपर में, सॉरी 24 के पेपर में सीबीएसई ने पूछे थे। चलिए, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बाय कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको बताई दिया है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग। और बहुत सिंपल है ये भी। एक जमाना था जब मेजोरिटी लोग काम कहाँ किया करते थे बच्चों? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, कि टर्शरी में? प्राइमरी एरिया में, प्राइमरी सेक्टर में जॉब सबसे ज्यादा थे। वाई? स्किल की जरूरत नहीं है, लैंड ढेर सारा है, खेती बाड़ी आप कर सकते हैं। बट धीरे धीरे व्हाट हैपेंड कि भाई लोगों को लगा कि इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, तो दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में भी कोई बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जो हो भी रहा था वो बिजनेसमैन को हो रहा था, फैक्ट्री वालों को हो रहा था। जो वर्कर टाइप का आदमी था वो सोच रहा था अगर मैं और स्किल अपनी बेटर कर लूं तो सर्विस सेक्टर में आई मे गेट मच मोर अपॉर्चुनिटीज। तो दिस वाज द बेसिक रीजन कि क्यों चेंज हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो इंडिया आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, 1608 में लगभग ये लोग आए और 15 अगस्त 1947 को भगाए गए। सो मेजोरिटी पीपल यूज टू वर्क इन प्राइमरी सेक्टर ओनली। बट एक्सपेंशन था हमारे 1947 के बाद, जब 1952 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, 51 में प्लानिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 में आया था। तो सबसे पहला काम था कि भाई कंट्री में गरीबी कम करनी है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देनी है। तो दो बातों पे फोकस किया गया, हाउ टू इंक्रीज द नेशनल प्रोडक्ट एज वेल एज हाउ टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल जाए, और नौकरी ऐसी ना मिले कि बस ऑफिस गए टाइम पास करके चले आए, कुछ ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करें जिससे कंट्री की इनकम की भी ग्रोथ हो। बट अगेन उतने पढ़े लिखे हमारे प्लानर्स थे तो, बट अगेन वहां पे प्रॉब्लम थी सबसे पहले, दैट एवरीबडी शुड बी गेटिंग सफिशिएंट फूड टू इट। और इंडिया का कल्चर कोई जापान या अमेरिका जैसा तो था नहीं, टू गिव बर्थ टू लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्रिकेट और बास्केटबॉल की टीम की तरह बच्चे पैदा करते थे। तो अगर कोई एक इंसान घर में कमा भी रहा है तो उसके ऊपर लदे कितने हैं? 6 खाने वाले। तो मेजॉरिटी ऑफ द इनकम अर्नड वाज नॉट सेव्ड, एक्चुअली वाज स्पेंड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दैट्स व्हाई हमारी प्लानिंग चाह के भी नेशनल प्रोडक्ट बढ़ा तो, बट वो नेशनल प्रोडक्ट सेविंग की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं गया, सारा का सारा कहां चला गया? कंजम्पशन की तरफ। गॉट इट क्लियर? चलिए, सो कैसे चेंज हुआ हमारा स्टेटस, दैट इज प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर पे? तो आपको यहां पे देखिए नजर आ रहा होगा 1950 से 2000 के बीच में आपको दो बातें नजर आ रही हैं। द रेड लाइन इंडिकेट्स एम्प्लॉयमेंट, सुनाई पड़ा? एंड द ब्लू लाइन इंडिकेट्स व्हाट? जीडीपी। दोनों में से ऊपर क्या नजर आ रहा है? जीडीपी। तो आपको लग रहा होगा कि सर कमाई तो ज्यादा है बट उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, इसी को जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। तो जो रिच पर्सन है वो ईयर आफ्टर ईयर रिच होता जा रहा है, क्योंकि जो पैसे वो कमा रहा है वो वर्कर के साथ पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा।
तो 90s में एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा डिक्लाइन क्यों हुआ सर? अरे भाई, जब ये डिक्लाइन हुआ तभी तो इकोनॉमी में रिसेशन आया। मनमोहन सिंह जी से पूछा पीवी नरसिम्हा राव साहब ने, भैया कितने दिन का खजाना बचा है इंपोर्ट के लिए? पता है जवाब क्या मिला था? नवरात्रि मना लीजिए बस आप। 9 दिन का ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचा है। 9 दिन अगर हमने इंपोर्ट कर लिया, 10वें दिन हम हनुमान मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे के सामने कटोरा लेके बैठ जाएंगे। तो भैया क्या किया जाए? वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिक्वेस्ट करके पैसा बोरो किया जाए। तो शायद 9,000 करोड़ के आसपास की वो गणित थी। तो वो गोल्ड अपना गिरवी रखा गया और तब कंट्री को पैसा मिला। एंड हैंड इन हैंड फॉरेन पार्टनर्स की यहाँ पे एंट्री हुई। तो जब वो आए, वो अपना पैसा लेके आए। हमारी सरकार ने उनको जमीन दी फैक्ट्री लगाने के लिए। दे केम अप विद द न्यू आइडिया। जब तक इंडिया में केएफसी नहीं था, वो जो कुरमुरा कुरमुरा चिकन मिलता है, आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। राम 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 राम, आज चिकन का एग्जांपल दे दिया। तो जो कुरमुरा वाला चिकन मिलता है वो पहले इंडिया में नहीं मिलता था। जब लोग देखने लग गए कि वो लोग ऐसा बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग भी बनाने लग गए। मैकडोनल्ड का बर्गर जैसा है था, वैसा इंडिया में नहीं मिलता था। जब लोगों ने देखा कि मैकडोनल्ड उसको बेच रहा है, चलो हम भी बेचे, तो नकल करने में तेज है हिंदुस्तानी आदमी। तो जब वो लोग बाहर से आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट किया, पैसा लेके आए, न्यू आइडियाज आए। उससे कुछ हमारी इंडस्ट्रीज ने सीखा, कुछ ने कोलैबोरेट किया। एंड अचानक से देखिए 3.4% एम्प्लॉयमेंट, सॉरी जीडीपी ग्रोथ था, बढ़ के कितना हो गया? 6.1। मतलब 1991 के लेवल को अगर आप 97 99 से कंपेयर करें, 7-8 साल में लगभग डबल है। 3.4 का डबल 6.8 होता है, ऑलमोस्ट डबल। यहां पे थोड़ा सा स्लैंग रहा, फिर ये बढ़ गया थोड़ा सा नीचे। अब ये तो बढ़ना घटना चलता रहता है। बट यहां पे अगर आप देखें तो 2.8%, 3.3, 1.99, सॉरी ये तो नीचे का है, 4.9, 5.7। तो ड्रास्टिक डाउनफॉल क्यों आया? क्यों? हमारे इंपोर्ट्स इतने ज्यादा थे कि एक्सपोर्ट करने के बावजूद भी जो पैसे आते थे, हम उससे अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? हमारे नेता लोग घूस लेने में, अपनी जेब भरने में ज्यादा ध्यान देते थे। बिजनेसमैन की तरक्की पे ध्यान एकदम कम था। जॉब लोग करते भी थे, उस जमाने में स्टेटस सिंबल माना जाता था। भाई नौकरी करने वाले गरीब होते हैं, तो हर इंसान क्या कहता था? मैं बिजनेस करूंगा। पैसा हो, अकल हो, चाहे ना हो, करेंगे क्या हम? बिजनेस करेंगे। प्लस जब अंग्रेज गए तो ना कोई अच्छा एजुकेशन का सिस्टम छोड़ के गए। जर्मन्स वगैरह, नाजीज वगैरह, हमारे सारे एपिक्स वगैरह ले गए अच्छी एजुकेशन वगैरह, मेडिसिन की। तो हमारे लोग उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। जब पढ़े लिखे नहीं थे तो प्राइमरी सेक्टर, जो कि सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करता था, उसके अलावा ना सेकेंडरी सेक्टर में जॉब के लायक थे, ना टर्शरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर तो तब ग्रो करेगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तभी वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इन सब की आपको जरूरत महसूस होगी। तो सारे फैक्टर्स क्लोजली इंटरलिंक्ड है। इज दैट अंडरस्टूड? तो इस ग्राफ से सिंपली ये समझ में आता है कि भाई पैसा कमाने वाले तो लोग तो कम ज्यादा कमा ही नहीं है, बट जॉब स्टेटस उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा। प्रॉब्लम इज ऑफ स्किल। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? चलिए, सो देन यू कैन सी कि भाई आगे के ईयर्स में गैप और बढ़ गया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे 1992, 91, 92 की, जो 1992 की हम बात कर रहे हैं, 3.4% हमारा जीडीपी था, बट नौकरी कितनी थी? 1.5। आधी तो है कम से कम, आधी तो है। हेयर इट इज 6.1, हेयर इट इज 2.28, ये आधे से भी कम है। और 8.7 इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और हमारा क्या है? 0.28। इसका मतलब देख पा रहे हैं, यहां पे इकोनॉमी के हालात ऐसे थे कि जितना जीडीपी है, कम से कम आधे परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। यहां पे जितना जीडीपी है उसका 10% भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। 8.7 का 10% 0.87, और ये 0.28। मतलब देश में कमाई है 100 रुपए और कमाने वाले हैं 3% लोग। इज दैट अंडरस्टूड? 8.7 का 10% कितना हुआ भाई? 0.87। 0.87, 0.33% एम्प्लॉयमेंट है इन कंपैरिजन विद द इनकम। तो जॉबलेस ग्रोथ यही है। द रिच इज बिकमिंग रिचर। पैसा कौन कमा रहा है? बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स। मैकडोनल्ड बर्गर बेच के पैसा तो ढेर सारा कमाता है। 45-50 रुपए का बर्गर बेचते हैं, कॉस्टिंग कितनी आती होगी? नॉट मोर देन 20 रुपीज, 22 रुपीज। तो लगभग 100% के प्रॉफिट पे मैकडोनल्ड चल रहा है। बट क्या अपने एम्प्लॉय को 50,000 महीना तनख्वाह देते हैं जो ऑर्डर लेता होगा? हार्डली 20, 25, 30,000, 15,000, मान लीजिए 18,000। सो रिच पीपल आर ग्रोइंग रिचर डे बाय डे, बट एम्प्लॉइज की ना उतना एम्प्लॉयमेंट है, ना उनको उतनी सैलरी मिल रही है। एंड व्हेन सैलरीज आर नॉट गुड, क्या लोग एम्प्लॉयमेंट लेना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। वो कहेंगे मोमोज बेच लेंगे। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ शेयर एग्जाम्पल ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। मैं यहाँ पे इसको बना भी लेता हूं, आपकी बुक में ये जरूर आपको मिलेगा, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग बट जॉबलेस ग्रोथ।
पोपड़े में बात गई। व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए इसको। लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस। सो दिस ट्रेंड इज टर्म्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। मैं आपको पहले ही बता रहा था, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि भाई कमाई करने वाले लोगों की जेबों में तो पैसे ढेर सारे भर रहे हैं, बट जिन नौकरों की वजह से वो कमा रहे हैं उन नौकरों की तनख्वाह उतनी ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब 3-2-1, मतलब 1-2-3 मल्टीनेशनल्स में बोला जाता है। एक पर्सन को एम्प्लॉय करते हैं, उसको 2 लोग की सैलरी देते हैं और काम 3 लोग का करवाते हैं। 3 लोग का आप काम करेंगे, तनख्वाह आपको 2 लोग की देंगे और आप हैं सिर्फ एक। क्यों? बिकॉज लोगों को भी फास्ट मनी चाहिए। बोल दो कि कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर लो, रे अब इतना कौन पढ़ेगा, हम 10वीं तक पढ़ ली यही बहुत है। तो मैक्सिमम तो वो MBA बीटेक वगैरह 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 करके लग रहा है 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है। अरे देख लो, 1 करोड़ के पैकेज में 30 लाख तो टैक्स ले लेगी भारत सरकार, मिलेगा कितना? 70 लाख। 70 लाख में काम कितना करवाया जाएगा भैया? शरीर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? पता लगा 45 साल की उम्र में शुगर डायबिटीज BP हर चीज की बीमारी हो गई, तो क्या 70 लाख का कोई फायदा है? 70 लाख का कोई फायदा नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? तो मैं तो मानता हूं कि भाई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में 1 करोड़ 2 करोड़ सैलरी पाने वाले जो हर तरह की बीमारियों से ग्रसित है, उससे कहीं बढ़िया तो ठेले में जो कचौड़ी बेचता है वो उससे अच्छा है। कमा भी ठीक ठाक रिस्पेक्टेबल पैसा लेता है और एटलीस्ट बीमार भी नहीं होगा। ओके, तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब समझ में आ गया? सिचुएशन वेयर इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, बट जितने गुड्स एंड सर्विसेज से कमाई बढ़ रही है उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि एक पर्टिकुलर स्कूल है XYZ पब्लिक स्कूल, ठीक है? हर साल वहां के बच्चे टॉप 10 में कम से कम 2 से 3 बच्चे आते हैं, 2 से 3 बच्चे आते हैं। तो भाई पेरेंट्स को क्या लगेगा? स्कूल बहुत अच्छा है। दूसरा, ABC पब्लिक स्कूल, टॉप 10 में इनका कोई बच्चा नहीं है, बट ABC पब्लिक स्कूल का पास परसेंटेज 100%, जिसमें लोएस्ट स्कोर 60% के आसपास होता है और हाईएस्ट 92 के आसपास। बट वो जो XYZ स्कूल था जहां के बच्चे टॉप 10 में 2-3 रहते ही रहते हैं, वहां पे कम से कम 5 से 6% बच्चा हर साल फेल होता है। तो स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में आप किसको बेटर मानेंगे? जहां पे एटलीस्ट 100% आर पासिंग, इररिस्पेक्टिव सिटी टॉपर है कि नहीं, या जहां पे ओनली 94% आर पासिंग? जहां पे 100% पास हो रहे हैं, एटलीस्ट उनकी एजुकेशन ब्लॉक नहीं हो रही है, कल को वो अपनी स्किल के हिसाब से कोई अच्छा कर ही लेंगे। बट जो फेल हो गया जिस स्कूल में, इसका मतलब वहां पे एजुकेशन इज बीइंग पुट ऑन अ ब्लॉक मोड, वहां समय तो नहीं बर्बाद होता। समझ में आ गया? तो जॉबलेस ग्रोथ भी ऐसा ही है कि कमाई बढ़ रही है, बट उस कमाई के हिसाब से जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही और नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। और ये तो अभी कम है, AI के आने से बच्चों ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। गॉट इट क्लियर? स्कूल की लाइब्रेरीज में जहां दसियों हजार किताबें हुआ करती थी, मेरे को लग रहा है शायद स्कूल की लाइब्रेरी एक कंप्यूटर स्क्रीन में सिमट के रह जाएगी जब से AI आ जाएगा। जब ये सारे के सारे जर्नल्स, सारी की सारी मैगजीन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, तो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो कंप्यूटर आपको लाके दे देगा। तो अगेन ये सारी चीजें क्या कर रही है? कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट को कम कर रही है। तो सर क्या करना पड़ेगा? अब नए कोर्सेज जो आ रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह के, वो कर लीजिए। तो भाई अगर आपकी स्किल एनहांस नहीं है तो पुराने कोर्सेज के हिसाब से तो जॉब आपको नहीं मिल सकती। हिमाचल प्रदेश में मैगी बेचेंगे बस वो लोग अब। सो चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो लोग पहले प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे गांव में, सब बच्चों ने देखा कि मेरे माता पिता खेती करके बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। मोस्ट ऑफ देम आर ऑलवेज इनटू अ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब तो लोग जानते होंगे, इतना आपने बोरो कर लिया, इतना बोरो कर लिया कि बोरोइंग का जो प्रिंसिपल था वो तो कम हो गया, इंटरेस्ट कहीं ज्यादा, मतलब 10,000 के लोन पे 2 लाख रुपए आपको देना फॉर एग्जाम्पल। इज दैट क्लियर? तो दे प्रेफर कि चलो भाई बीटेक वगैरह करके MBA करके शहर में नौकरी पकड़ लो। और जो पढ़े लिखे हैं कह रहे हैं अब इसमें भी थोड़ी कमाई कम है, लेट अस गो इनटू द टर्शरी सेक्टर। तो इसीलिए किसान भी कह रहे हैं भाई मेरे आगे अब कोई खेती करने वाला तो है नहीं। प्लस ऑल्टरनेटिव बेटर मीन्स ऑफ फार्मिंग आ गए। तो जो खेत पहले 10 क्विंटल दाल उगाता था, इज दैट क्लियर, मान लीजिए ऐसे 100 खेत थे तो 100 में से 40 खेत तो बिक गए। अब जो 60 बचे, एक एक खेत का आउटपुट 20-20 कुंटल हो गया। तो खेत अगर कम भी हो गए तो आउटपुट बढ़ने की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड बेटर ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग की वजह से फूड का शॉर्टेज अब नहीं है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? चलिए, सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो area of concern is major section of our population lives in village, that is rural areas, and they are dependent on what children? एग्रीकल्चर, क्योंकि गांव में फैक्ट्री लगाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल काम है। सो सोल्यूशन क्या है भाई? डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऐसी लानी पड़ेगी
जिससे लोगों की जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे वो कंपेरेटिवली कम हो जाए। सर ये कैसे हो सकता है? मैकेनाइज्ड फार्मिंग ले आइए। पहले क्या था, वो खुरपी लेके पौधा काटते थे। अब क्या है, मशीनें आ गई हैं। मशीन खेत में चलती जाएगी, मैंने आपको एक बार डेमो वीडियो भी इसका भेजा था। ऑटोमेटिकली स्ट्रॉ अलग हो जाएगा और जो ग्रेन्स है वो अलग। तो जो काम पहले 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग गांव में करते थे, अब वो एक आदमी कर देगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो इन दैट केस जो भी हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, दैट डिपेंडेंसी विल गो डाउन। So standard of living has to be increased for providing job security, sorry, by providing job security. अब अगेन खेत अपना है भाई, पक्का पता है नौकरी से निकाले नहीं जाएंगे। बट अगर आपको शहर में उससे डबल ट्रिपल कमाई के साथ बच्चों जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, तो क्या आप सस्ती वाली खेती करेंगे या सिक्योर जॉब वाली, एनहांस्ड अर्निंग वाली प्लेस पे ऑक्यूपेशन करेंगे? बताइए, जहां पे आपको बढ़िया जॉब मिले। तो लोग घबराते इसीलिए, शहर में गए किडनैप ना कर ले कोई, शहर में गए पता नहीं नौकरी मिलेगी ना मिले। जैसे हमारे यहाँ से लोग गल्फ जाने में क्यों डरते हैं इंडिया से? पता लगा पासपोर्ट जब्त कर लिया, बताया गया था कि यहाँ सेल्समैन का काम करवाएंगे या रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी मिलेगी, पता लगा मैनेजर की जगह जमादार बना दिए। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन सरप्लस वर्कर्स को कहां से कहां लेके आएगा? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में। दिन भर अगर लेबर का भी काम कर लिया और 500 रुपये मिल गया, महीने का 15,000 पक्का है। महीने के 15,000 में मैं कहता हूं कि 6-7 हजार खर्च भी कर दिया तो एटलीस्ट 8,000 बच गया। साल में 12 महीने होते हैं, 96,000 रुपये बच गए कि नहीं बच गए? आप गांव भेज सकते हैं अपने घर में। क्या जरूरी है हर किसान खेती करके 1 लाख रुपए कमा ले? नॉट एट ऑल। प्लस मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो इंडिया में है, दे आर इन टू डेट ट्रैप, डेट रिडन है, या मौसम की वजह से इनकी फार्मिंग एक्टिविटीज अच्छी नहीं हो पा रही। बट अगेन अब इनको नई नई तरीके की चीजें भी मिल गई फार्मिंग करने के लिए, जैसे वो बेल पेपर वगैरह हो गया, ब्रोकली हो गई, मशरूम हो गया। इन सब चीज की खेती में क्या है, जगह कम लगती है बट आउटपुट ज्यादा है। तो अब इस तरह से फार्मर्स शिफ्ट भी कर रहे हैं अपने आप को। एंड अगेन इनका जो अगली जनरेशन है वो फार्मिंग करनी नहीं चाहती, वो पढ़ लिख के इंडस्ट्री में चली आई। सो प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन हुआ 1972-73 में 74% से 48.9। रीजन आपको मैंने मल्टीपल बता दिए क्या क्या रीजन थे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, लिख लीजिए बच्चों, वाई। तो वाई देर इज अ डिक्लाइन। चलिए, तो यहां पे सबसे पहला डेट ट्रैप ओब्लिक डेट रिडन, बहुत ज्यादा उधारी हो गई इनके ऊपर। सेकेंड पॉइंट यू कैन से पुअर अर्निंग्स, लेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, देयर आफ्टर क्लाइमेटिक कंडीशंस। आई होप सो इनके बारे में तो लोगों को सब कुछ पता होगा पक्का। चलिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस, देयर आफ्टर यू कैन राइट पुअर क्रॉपिंग। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स। समझ में आ गई बातें? समझ में आ गई बातें भाई? तो दीज आर द रीजंस व्हाई पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। अपडेट फास्ट। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो सेकेंडरी सेक्टर राइज हो गया। अब ऑब्वियस सी रीजन है, बताने की वजह नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। जो रीजन थी, प्राइमरी सेक्टर से लोग कम होके सेकेंडरी में ही आए। तो भाई प्राइमरी सेक्टर में डेट रिटर्न हो गए, वो लोग पे बैक नहीं कर पाए, तो उसको चुकाने के लिए सेकेंडरी सेक्टर में बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज थी। एग्रीकल्चर सेक्टर हैड पुअर अर्निंग्स, दिस हैज बेटर। यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। क्लाइमेटिक कंडीशंस का कोई फर्क पड़ेगा किसी फैक्ट्री ऑफिस में? अनटिल अनलेस आपकी फैक्ट्री चेरा पूंजी में ना लग जाए और बरसात में डूब ना जाए, तो वो तो भाई एकदम नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटीज है। पुअर क्रॉपिंग, भाई क्रॉपिंग खराब हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बट मशीन से बनी चीज जनरली खराब नहीं हो सकती है। व्हाट इट क्लियर? सुसाइडल अटेम्प्ट, भाई नौकरी से अगर निकाले भी गए तो 2-3 महीने की तनख्वाह, या अगर मर भी गया परिवार का कोई तो एटलीस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन का इंश्योरेंस वगैरह मिल जाएगा। बट एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। बट हमारी प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट जो, उन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज की है कि भाई किसान लोग सुसाइड ना करें। क्या होता है कि भाई क्रॉप फेलियर हो गया,
फसल अच्छी हुई नहीं, क्यों नहीं हुई? क्लाइमेटिक कंडीशन खराब थी, तो अपना लोन चुका नहीं पाते थे लोग और आत्महत्या कर लेते थे। तो इन दैट केस मोदी जी ने क्या बोला कि भाई क्रॉप इंश्योरेंस करा लो। कितना, 10 12 15 रुपए देना है, मान लीजिए 1 एकड़ का, 50 एकड़ का खेत है, 600 रुपए आपको देना है ज्यादा से ज्यादा, या मोस्ट ऑफ द केसेस में द इंश्योरेंस इज ऑल्सो फ्री। इज दैट क्लियर? तो क्रॉप इंश्योरेंस करा लिया भाई, 1,000 लैंड का इंश्योरेंस किया, 10 जगह क्रॉप खराब होगा, 20 जगह खराब होगा, 100 जगह होगा, 800 जगह थोड़ा खराब हो जाएगा क्रॉप, तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई कर देती थी। तो अब इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन फिर नहीं हो रहा है। तो बस ये एक बार डेटा आप चेक कर लीजिएगा www.gov.nic.in की साइट से। एनसीईआरटी में तो आपको यही डेटा मिलेगा, क्योंकि 11 12 के बाद जो इकोनॉमिक सर्वे होता है पॉपुलेशन वगैरह का, वो ठीक से हुआ नहीं, बट ये एग्रीकल्चर सर्वेज हुए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की साइट से आपको प्राइमरी सेक्टर मिल जाएगा। और नहीं तो www.gov.nic.in करिएगा, सेक्टोरल शेयर सब कुछ मिल जाएगा आपको उसके अंदर। ठीक है, नहीं मिलेगा तो मेरे को बता दीजिएगा, आई सर्च कर लेंगे लोग। चलिए, समझ में आ गया? सर्विस सेक्टर ये तो बहुत ज्यादा बढ़ा। रीजन वाज इनफ्लो ऑफ फॉरेन पार्टनर्स इन इंडिया, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा बाहर से लोग यहां आए, उतना ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से वी रिक्वायर्ड मोर ऑफ बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ यहीं से हुई। और सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर की ग्रोथ जो हुई है, दैट इज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी ना होता तो सर्विस सेक्टर में इतनी ग्रोथ होती ना। India is that's why regarded as world's #1 country for software exports. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तो आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का है, बट उसका कितना एंसेलरी कोड इंडिया से बन के जाता है, कितनी हेल्प इन्फोसिस वाले उनको करते हैं, बट अगेन कॉपीराइट उनके पास है, तो बिकता उन्हीं के नाम पे है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कोडिंग करने वाले प्रोग्रामर्स वगैरह जो भी इंडिया में है, ये बहुत ही सस्ती प्राइस पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? पीपल अंडरस्टूड क्यों चेंज हुआ फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, क्यों आए प्राइमरी सेक्टर से, क्यों शिफ्ट हुए? तो याद रखिएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट हुए, एज वेल एज प्राइमरी से ही काफी लोग सेकेंडरी में शिफ्ट होने की बजाय सीधे सर्विस सेक्टर में चले गए, और कुछ जो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे थे वो भी सर्विस में चले गए। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो इस वाले टॉपिक का होता है इसी के साथ राम राम सत्य।